हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो आज का पेपर हुआ था वन पाल का, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको, उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपने देखा भी होगा कि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज और मायना रखते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी वन रक्षक की तैयारी कर रहा है तो कल से हम लोग वन रक्षक के लिए साइंस के एमसीक्यूज की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, फ़ायदा पहुंचाने वाली है आपके वन रक्षक के एग्जाम में। बच्चों ने इस बार साइंस को सीरियस नहीं लिया और अभी काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि मैम प्लीज़ साइंस के लिए एमसीक्यूज की सीरीज को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी ना हमारा जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा रहा था इसी वजह से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारे क्लासेस आए आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस प्रक्रम में अवशोषित और निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है। आपके पास ऑप्शन है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ऊष्मा की गति को अध्ययन को हम थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी कहते हैं। तो उसी के यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, समदाबीय प्रक्रम, समतापीय, रुद्धोष्म या फिर सम आयतनिक प्रक्रम। तो जहाँ जहाँ पे सम है इसका मतलब वो चीज़ समान रहेगी। समदाबीय प्रक्रम में क्या होता है कि जब भी आप ऊष्मा की गति का अध्ययन कर रहे हैं उस कंडीशन में वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी वस्तु है, उसमें जो दाब है वो समान रहेगा। समतापीय में टेम्परेचर समान रहता है। जब भी आप ऊष्मा गति की ऊष्मा की गति का अध्ययन कर रहे होते हैं या जब भी आप कोई ऐसी प्रोसेस करवा रहे होते हैं। रुद्धोष्म में ये होता है ना तो ऊष्मा बाहर निकलती है ना ही अंदर आती है। और सम आयतनिक में क्या होता है कि आयतन सेम रहता है। तो यहाँ पर ना इसका जो राइट आंसर रहेगा, हाँ एक मिनट, इसका आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ना तो ऊष्मा अवशोषित की जा रही है ना ही निष्कासित की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर से ऊष्मा का फर्क पड़ेगा ना। अगर टेम्परेचर सेम है, ना तो ऊष्मा अंदर आ रही है ना ही बाहर जा रही है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ऊष्मा जो है वो अधिक, कोई भी आपका जो हीट है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट, हाँ जी, आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है डेक्रॉन, रेयॉन, टेरिलीन या फिर नायलॉन। तो यहाँ पर ना किसे हम कृत्रिम रेशम कहते हैं, और आप लोग जानते हैं जो ओरिजिनल रेशम है या आप जिसको सिल्क कहते हैं वो बहुत महंगा आता है। तो हमने उसका एक अल्टरनेटिव बनाया और वो क्या है, वो है आपका रेयॉन। रेयॉन जो है इसे आप सेल्यूलोज से ही बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ना पूरा आर्टिफिशियल नहीं है, ये आपका सेमी सिंथेटिक भी आप इसको बोल सकते हैं। बाकी जब आप डेक्रोन देखते हैं, टेरिलीन देखते हैं, नायलॉन देखते हैं, ये तो पूरा ही क्या है, सिंथेटिक है, कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स वो आप बोल सकते हैं एकलक इकाई है जिनके बहुत सारे मिलने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और ये आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो कि उदासीन प्रकृति का होता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये क्या है, आपका न्यूट्रल नेचर यानी कि उदासीन प्रकृति का होता है। नेक्स्ट, रानीखेत इज द मोस्ट कॉमन डिजीज फाउंड इन सिल्क वर्म, मत्स्य या मछलियों में, मुर्गियों में, मधुमक्खियों में। तो ध्यान रखिएगा, रानीखेत जो डिजीज है ये मुर्गियों की डिजीज है, मुर्गियों में आपको देखने को मिलती है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पोल्ट्री आपको यानी कि मुर्गियों में देखने को मिलती है ये डिजीज। नेक्स्ट, साइनाइड प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, आपको बताना है साइनाइड प्रक्रिया जो है उस किसके निष्कर्षण में काम आती है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा सोना। सोना क्या है, वैसे तो सोना आपको शुद्ध धातु में मिलता है, बट कई बार जो ऐसे कुछ निम्न धातु के अयस्क होते हैं जिनके साथ सोना आपको मिल जाता है, तो अब उसको आपको क्या करना है, उस अयस्क से, अयस्क क्या होता है, दो तीन धातुओं का मिला जुला एक आप बोल सकते हैं खनिज होता है जिसमें से धातुओं को अलग किया जाता है। तो कुछ ऐसे अयस्क, कुछ ऐसे और
जिनके अंदर आपको सोना मिलता है, अब उस सोने को अलग करने के लिए हम साइनाइड प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और उस ओर में से हम सोने को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो साइनाइड प्रोसेस है इसका इस्तेमाल सोने के निष्कर्षण यानी कि सोने को वहां से अलग करने में किया जाता है। ओके, चलिए, तो आपका जो डी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश के इसके किनारों पर मुड़ जाता है और इसके मुड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विवर्तन। आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे निडल रखते हैं या कुछ ऐसी पतली सी वस्तु रखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रकाश उसके किनारों से मुड़ जाता है, क्योंकि वहां पर ये दिखाता है कि प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है और तरंगे क्या है, मुड़ जाती हैं। तो इसी वजह से वो जो घटना है प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन से जैसे कि आपने स्पेक्स वगैरह चश्मे देखे हैं ना, कि जब आप उस चश्मे को पहन के देखेंगे तो प्रकाश की किरणें फैली हुई हैं, जैसे आप उस चश्मे को देखेंगे तो प्रकाश जो है वो एक जगह से केंद्रित जाता हुआ आपको दिखाई देता है। ओके, इंटरफेरेंस के दो एग्जांपल्स आते हैं कि साबुन का जो बुलबुला है वो आपको रंगीन क्यों दिखाई देता है, व्यतिकरण की वजह से। और उसके अलावा एक और यहाँ पे एग्जांपल आता है कि पानी में तेल की बूंदें जो है वो आपको रंगीन दिखाई देती हैं, वो भी इसी वजह से होता है। उसके बाद में अपवर्तन है, तो अपवर्तन ये दो माध्यम आपको इसके लिए चाहिए होंगे। आपने देखा होगा पानी के अंदर जब आप किसी स्टिक को डालते हैं तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, नींबू है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, नींबू ऐसे बड़ा सा और ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो अपवर्तन की वजह से होता है। ये सारे ना मैं आपको जब डिटेल में करवाऊंगी तभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये जो सेशन है वो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप हमारी जो सीरीज़ को ज्वाइन करोगे ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे रहेगी, वहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है, जिप्सम, नीला थोथा, धावन का सोडा या खाने का सोडा और मीठा सोडा। जब आप यहाँ पे सभी को देखेंगे ना, जब आप यहाँ पर देखेंगे वॉशिंग सोडा, इसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट और इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिप्सम में भी पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। परंतु जब आप बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर क्रिस्टलन भी नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको जिप्सम, ब्लू विट्रोल और वॉशिंग सोडा ये सारा मैंने करवाया हुआ है, तो आपको इनके साइंटिफिक इनका फॉर्मूला बताना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, बाकी जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी, एम्पियर, ऑरेस्टेड, फेराडे या बोर। अब देखो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वहां पर आपसे पूछा गया था कि फ्लेमिंग का कौन सा रूल है जहां पर विद्युत धारा का हमें पता चलता है, तो हमने देखा था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बट यहाँ पे ना जस्ट अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब आप बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब आप बात करते हैं तो वो फेराडे ने ही दिया था। और यहाँ पे भी देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, फेराडे वाला, समझ रहे हो ना विनोद, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो पहली और सेकंड शिफ्ट को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है, एक ऐसी राशि जो डायरेक्शन को भी बताती है, जो दिशा को भी बताती है, उसे आप कहते हैं सदिश, यानी कि दिशा के साथ। टेम्परेचर में कोई दिशा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि ताप इस डायरेक्शन में लगेगा या इस दिशा में लगेगा, कोई दिशा नहीं है। दाब के साथ भी ऐसा तो है नहीं ना कि आप पीछे की तरफ दाब लगाओगे आगे की तरफ दाब लगता है, नहीं, किसी वस्तु पर प्रेशर लगाना होता है, कहीं से भी लगाओ प्रेशर लगेगा। अब क्या करते हैं, दूरी ऐसा तो नहीं है ना, दूरी नहीं, विस्थापन होता है जो सदिश होता है, परंतु दूरी जो है वो अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या होता है, mv होता है। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो वेग है, वेग कैसा है, सदिश राशि है, वेग कैसा है, सदिश राशि है, तो जो मोमेंटम है वो भी कैसा होगा, सदिश राशि होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है, अपमार्जक जिसका इस्तेमाल आप कपड़े धोने में करते हैं, धुलाई में करते हैं, डिटर्जेंट आप इस्तेमाल करते हैं ना, जिसको साधारण शब्दों में क्या कहते हैं, सरफ कहते हैं, ये वही है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जिसके ऊपर धनायन है, जो धनायनित है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है, ये किसी की पीडीएफ से किया गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कैसा है, आपका अपमार्जक है, डिटर्जेंट है।
नेक्स्ट, पादप में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ध्यान रखिएगा सभी हैं, प्रकंद, भूसरी, बल्ब, इन सभी में ही क्या होता है, इन सभी से ही कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं, तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये सारा मैं आपको करवाऊंगी, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसी वजह से हम छोटा रख रहे हैं। जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। ओके, एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 45 होती है, ये, और आपका क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, और ये दोनों ही ना जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है, जो आपके लिंग गुणसूत्र हैं, उनसे संबंधित ये बीमारी है। जो किन्नर होते हैं वो उनके अंदर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, और जो जिन महिलाओं में बच्चे नहीं हो पाते हैं, जिनके ओवेरी वगैरह जो है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं, उन महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम होता है, या ऐसा बोल सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है जिसके बच्चे नहीं हो रहे उन सभी को टर्नर सिंड्रोम हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है उसे आप टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, और ये एक सेक्स क्रोमोसोम में जब गड़बड़ हो जाती है उस समय पर ये बीमारी होती है, और ये सारी ही आनुवांशिक बीमारियां हैं। डाउन सिंड्रोम, इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है, ये जब कायिक गुणसूत्रों में गड़बड़ होती है उस समय पे होता है। और विल्सन सिंड्रोम ये है कि जब आपके इनर ऑर्गन्स, लीवर वगैरह में कॉपर इकट्ठा होने लग जाता है तो उसे विल्सन सिंड्रोम कहते हैं। ये जल्दी एज में पता नहीं चलता है, बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। फिर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है? ब्रॉन्ज। आपको ये बताना है कि ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है। तो ब्रॉन्ज क्या है? एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है, और ये किसके बना होता है? तो ये आपका कॉपर और टिन, ये आपका कॉपर और टिन इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ए नंबर ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 14-15 क्वेश्चन से जो आपके वनपाल आपका जो पेपर 1 था उसके अंदर पूछे गए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये चैनल आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और उसके साथ साथ में शॉर्ट्स अपलोड होते रहते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू के शॉर्ट्स, जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, तो वो भी आप ज़रूर देखें। कम्युनिटी टैब में आपको डेली के क्वेश्चंस मिलते हैं साइंस के, और वो भी बहुत अच्छे होते हैं, आप वहाँ पे आंसर्स भी कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना है। टेक केयर, बाय बाय।